किस तरह यहाँ पीएचडी पोजीशन पे आए, वो भी स्कॉलरशिप लेके। तो प्लीज जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो ब्रीफली हाँ बताया जरा ऑडियंस को। अच्छा मुझे ये बताएगा, ये पीएचडी की ट्यूशन फी होती है, ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं, हाँ वो जी। यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे आपको या 1 जून को आप यहाँ आए, हाँ जी। क्या टाइम लगा? तो ये बताइएगा कि आपने अपना जो वीज़ा अप्लाई किया सिर्फ आपका खुद का किया, साथ साथ फैमिली का, क्या हम्म, इंसेंटिव्स मिले आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से? जो आजकल हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, रेंटल हम्म। क्राइसिस चल रहे हैं, आपको एकोमोडेशन किस तरह मिली? थोड़ा आप आपकी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम्म। और इसका क्या फ्यूचर स्कोप है डब्ल्यूए हम्म। की मार्केट को वो देखते हुए, हम्म। जरा वो बताइएगा। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है? आप यहाँ कोई स्टूडेंट हम्म। चैप्टर्स, कोई इंडस्ट्री हम्म। नेटवर्किंग, इस तरह के कोई चैप्टर्स, कोई गिल्ड इसमें भी इन्वॉल्व है? आप अपने पर्सपेक्टिव को रखते हुए क्या सजेशंस, क्या एडवाइस करेंगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को? ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेन ऑप्शन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके के ही होते हैं। जब आपने अपना छोटा कारोबार भी स्टार्ट करना है ना, स्मॉल बिजनेस, उस एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स हैं। ओरल उसका अलग होता है। कई मेरे दादा जो थे वो ट्रेनिंग आती थी जिसमें कई सिर्फ लास्टर से भरी हुई ट्रेनिंग थी। वो मेरा नाम अली एजाज है एंड आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। उसके बाद जो है फिर जब उन्होंने ऑफर कर दी तो फिर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द वीज़ा प्रोसेसिंग रिलेटेड स्टफ। इवन कि जब मैं भी पास आउट हुआ अपने क्लास में, तो हम अपनी क्लास में से वी वर ओनली 2 और 3 पीपल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया आने का डिसाइड किया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी पॉडकास्ट में जो मेरे मेहमान हैं वो माशाल्लाह बहुत ही मोहतरम, काबिल और होनहार असद भाई हैं, जो पाकिस्तान से पीएचडी की स्कॉलरशिप लेके यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए। तो चलिए असद भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फैजान भाई, ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, पाका करम है। असद भाई अपना छोटा सा तारुफ दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम असद है और मैं पाकिस्तान में एक सिटी है मुल्तान, वहाँ से मेरा बेसिकली ताल्लुक़ है। बाय प्रोफेशन, बाय डिग्री मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और एडिथ कवान यूनिवर्सिटी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में मैं पीएचडी कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में। बेहतरीन। चलें फिर आज के पॉडकास्ट का आगाज करते हैं और मैं अपने सवालों की बौछार करता हूँ असद भाई से। असद भाई अपना बैकग्राउंड बताइएगा कि आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस, लाइफ इन पाकिस्तान, और अगर आपको कोई और कंट्री का भी एक्सपोजर है तो उसका बताइएगा जरा। मैंने 2010 में केमिकल इंजीनियरिंग की थी, बैचलर्स अपना मुल्तान से, एनएफसीआईटी मुल्तान से किया था। और उसके बाद 2011 में मैं एक डार्ट का स्कॉलरशिप था जर्मनी का, और उस टाइम पे बहुत इजीली 2010 में जो है ना इजीली स्कॉलरशिप्स मिल जाते थे, बहुत ज़्यादा जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता था। तो 2011 में मैं जर्मनी चला गया। मैंने 2013 के अंदर एमएससी की वहाँ से, और उसके बाद मैं 2014 के स्टार्ट में पाकिस्तान वापस आया। और वन ऑफ द लीडिंग प्रोजेक्ट था R&D प्रोजेक्ट, थरकोल प्रोजेक्ट, जो डॉक्टर समर मुबारक अहमद का प्रोजेक्ट था। इसमें हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। वहाँ पे मैंने एज ए इलेक्शन कमीशनर इंजीनियर काम किया, फिर उसके बाद प्रोसेस इंजीनियर काम किया 2 इयर्स 2016 तक। और 2016 में मैं एकेडेमिया में आ गया। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर, और सिंस 2016 मैं स्टिल लेक्चरर हूँ, और अब मैं स्टडी लीव पे आया हूँ, विद पे स्टडी लीव पे। और यहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मिली और अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, मास्टर्स किया जब आपने जर्मनी, तो वापस पाकिस्तान क्यों मूव हुए? आपके पास अपॉर्चुनिटी थी वहाँ रहने की? बिल्कुल। जब आप जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी में ये है कि आप जब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, तो 1.5 ईयर आपको वो जॉब सर्चिंग वीज़ा देते हैं, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट के लिए कि आप वहाँ पे अगर आपने एजुकेशन कर ली है तो दे आर गिविंग यू 1.5 ईयर स्टे, कि आप अपनी जॉब को फाइंड करें। और मैक्सिमम लोग को वो जॉब मिल जाती है, नहीं तो अदर वेज मिल जाते हैं अगर उन्हें वहाँ स्टे करना है, तो देयर सो मैनी अदर वेज एज वेल। लेकिन मैंने वो अवेल नहीं की और मैं वापस आ गया और मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। चलिए ठीक है। अच्छा, आप एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, फिर ये पीएचडी का ख्याल कैसा है? क्योंकि आपको पता है जब आप एज ए यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर या यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी मेंबर काम करते हैं, तो बेसिकली आपने फील्ड चेंज कर लिया। आप अब इंडस्ट्री में नहीं है, आपकी जो प्रमोशन है, आपकी जो सारी जो है ना कैरियर है,
वो आपकी डिग्री पे डेफिनेटली अगर आप मैं पीएचडी होऊंगा तो यूनिवर्सिटी का काम क्या है बेसिकली रिसर्चर्स और हायर डिग्री को प्रमोट करना। अब जितने उनकी फैकल्टी मेंबर्स हायर डिग्रीड होंगे डेफिनेटली, तो वो क्या क्या वो अब मैं पीएचडी कर लूँगा अगर मैं पाकिस्तान वापस जाता हूँ, तो इसमें हमारे पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, हमारे यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा है, डिपार्टमेंट को फ़ायदा है कि हम पीएचडीज़ को ज़्यादा इनरोल कर सकते हैं, पीएचडी ज़्यादा करवा सकते हैं जी। एंड ये बेनिफिट है जो मुझे भी होगा इसका और डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को और कंट्री को भी होगा। ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज किया आपने? हाँ, ऑस्ट्रेलिया बेसिकली ये एक मज़े की स्टोरी है जी, हुआ छोटी तो सुना दें। हाँ तो ये है कि पहले मैं यूरोप एक तो जा चुका था, जी। मेरा एक्सपोजर हो चुका था यूरोप का। सेकेंडली जो सिचुएशन चल रही थी पाकिस्तान के अंदर और ये वो, तो हमें एक नज़र आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके आपको एक फ्यूचर भी नज़र आता है, एक तो देखने का अंदाज ये था मेरा। सेकेंडली मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो डिज़ाइन इंजीनियर है, यहाँ पे मेरा क्लास फेलो था, बेस्ट फ्रेंड है, ब्रिस्बेन में होता है। मैं नमाज़ पढ़ के निकला और यूनिवर्सिटी में मतलब शाम में मगरिब की, तो उसकी कॉल मुझे आ गई, तो बात हुई पीएचडी से, उसने कहा यार तुम ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं चूज़ करते। जी। और बिलीव मी वो एक पल होता है, मैंने कहा यार गुड सजेशन, वो मैंने दिल में एक सोचा और अल्लाह ताला ने उसके बाद मेरे लिए ऐसे रास्ते खोले जो मैं आपको बता नहीं सकता, एक मिरेकल ही है। वो चीज़ें मैंने जस्ट उसमें दुआ मांगी, इमेजिन किया और अल्लाह ताला ने मेरे रास्ते खोलता चला गया उसमें। अच्छा, ये सवाल तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि किस तरह यहाँ पीएचडी पोजीशन पे आए, वो भी स्कॉलरशिप लेके, तो प्लीज जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो ब्रीफली बताएं जरा ऑडियंस को। अच्छा फैज़ान भाई, इसमें जो है ना चीज़ें थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स है। हमें पाकिस्तान में बैठ के ऐसे लगता है कि यार पता नहीं शायद स्कॉलरशिप ऐसे ही हो गया या क्या, ये पीछे इसके पीछे बहुत मेहनत है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना ही आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने ये जर्नी जो अप्लाई करने का था तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था 1 ईयर बिफोर यहाँ आने से, ठीक है। जब मैंने आपको बताया कि मैंने प्लान किया और उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं इसको कैसे अप्लाई करूं, मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की। इसके 2-3 वेज हैं। एक तो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप उन स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं और वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है क्योंकि उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आपको पता नहीं होता आपका सुपरवाइज़र आपको नहीं कि कोई भी प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उस वक्त मेरिट क्या अलाय करेगा। तो एक तो ये वे था। दूसरा वे ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स होते हैं, जी, ठीक है। तो वो थोड़े से मुझे ऐसा लगा जब मैंने सॉर्ट आउट किया, यूट्यूब वीडियोस देखी, स्कॉलरशिप नेटवर्क एक पेज है फेसबुक पे, उसको मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि वे जो अच्छा है, वो जो इजी और जो मुझे टेंजिबल, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में गुजरात में जब मैं जॉब कर रहा था तो हमारी 25% फैकल्टी को, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो अलाउ होता है विद पे छुट्टी। अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे पास टाइम स्पैन भी कम था। अगर मैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ जाता तो मुझे नहीं पता था हाउ मच लॉन्ग इट टेक्स। जी। तो मैंने कहा दिस इज़ द शॉर्टेस्ट एंड गुड वे एंड टेंजिबल कि मैं इसको अचीव कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मुख्तलिफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को पहले सॉर्ट आउट किया कि केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। पहला वे ये है, उसके मैंने लिस्ट बनाई एक्सेल में। फिर मैंने देखा कि उसके अंदर फैकल्टी मेंबर कौन कौन से हैं, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था इंडस्ट्री का, मैंने उसमें जॉब की थी, कुछ मेरे रिसर्च पेपर्स थे। और मैं यहाँ बताता जाऊँ कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपके लास्ट 5 ईयर के रिसर्च पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। आपकी रिसर्च प्रोफाइल होगी, बेसिकली प्रोफेसर भी सर्च कर रहा होता है, उसको भी कैंडिडेट चाहिए जो उसकी प्रोफाइल को इन्हांस करे, ठीक है। अपनी प्रोफाइल, उसकी भी पीएचडी हो जाती है और प्रोफेसर जो है उसकी प्रोफाइल भी अच्छी जाती है, वो भी कैंडिडेट ढूंढ रहा होता है। तो वो किस तरह का कैंडिडेट ढूंढता है, वो कहता है उसको रिसर्च का पता हो। जब उसको रिसर्च का पता होगा तो उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, जी, ठीक है। तो फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया मुख्तलिफ जगह से, कुछ एक्सेप्टेंस आई, कुछ रिजेक्शन भी आई, डेफिनेटली काफ़ी रिजेक्शन भी आई। एट लास्ट मुझे ECU में जब मैं काम करना चाह रहा था, बेसिकली मुझे प्रोफेसर ने भी एक्सेप्टेंस दे दी। उसका वे ये था कि जब मैंने, मतलब एक्सेप्टेंस का थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जब मैंने अप्लाई किया, प्रोफेसर ने मुझे रिप्लाई किया कि जी फाइन, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल, आई सॉ योर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आप मुझे प्रपोजल बना के दो। आप किस तरह, आपने आप कह रहे हो मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है आप क्या ऐसा वैल्यू एडिट करोगे मेरे साथ काम करके, तुम समझते हो भाई कि आके आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे और आप डिजर्व करते हैं और आपको स्कॉलरशिप देना चाहिए। फिर मैंने उन दिनों में ईद थी, लेकिन मैंने वो 20-25 डेज, मुझे पता है मैंने कैसे उसमें रिसर्च पेपर्स को, गैप को ढूंढ के एक प्रपोजल बना के उसको दिया प्रोफेसर को, और उन्होंने फिर उसका इंटरव्यू लिया।
फर्स्ट उन्होंने लिया, फिर उनके सीनियर थे, उनके साथ एक इंटरव्यू हुआ मेरा, जी ठीक है, प्रपोजल पे डिस्कशन हुई, टेक्निकल क्वेश्चंस हुए, फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर बताया कि वी एक्सेप्ट यू, ठीक है, कंसेंट उन्होंने दे दिया कि हम एक्सेप्ट करते हैं आपको एज अ सुपरवाइजर, और उन्होंने ही रिकमेंड किया कि अब आपके इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं, आप उसमें अप्लाई कर दें, और आप उस स्कॉलरशिप के जो फॉर्म होगा जी उसमें आपने लाजमी हमारा नाम मेंशन कर देना है कि वी एक्सेप्टेड यू एज अ सुपरवाइजर एंड वी आर रेडी टू सुपरवाइज यू। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया। तकरीबन मैंने ये नवंबर में अप्लाई किया था, नवंबर के स्टार्ट में। 20th ऑफ दिसंबर में मुझे ऑफर लेटर आ गया था, और उसके बाद डेफिनेटली जो एक उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग और आइल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें कंपाइल करके COE आता है उसके बाद, ठीक जी, है, जी। और वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने आइल्स के बैंड रिक्वायर्ड थे इसके लिए? इसके लिए PhD में होता है 6.5 मिनिमम होना चाहिए, बट नॉट लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। ठीक है, तो जो मेरी समझ आई कि आपने सुपरवाइजर को पहले अप्रोच किया कि इनके पास ये पोजीशन है, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, आपको एक्सेप्ट किया, फिर आपने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, COE ली, फिर आपने अपना पूरा वीज़ा वगैरह फाइल किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएगा, ये PhD की ट्यूशन फी होती है? नहीं, ऑलमोस्ट तकरीबन जो भी बच्चा मतलब स्कॉलरशिप पे नहीं भी जो लोग आते हैं, ट्यूशन फ़ी एटलीस्ट नहीं होती, बाकी एक्सपेंसेस होते हैं। डिपेंड्स कि आपका किस तरह का, किस लेवल का स्कॉलरशिप है। कुछ ऐसे स्कॉलरशिप होते हैं जिसमें वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी वेव कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है, कुछ यूनिवर्सिटी क्या कहती हैं कि थोड़ा सा इससे अपर स्कॉलरशिप पे जाए, वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है 4 इयर्स की वो कवर कर लेंगे आपकी, ठीक है। उसके बाद इससे बेस्ट चले जाए, वो कहेंगे जी आपकी फ़ीस भी वेव है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करेंगे, आपको रीलोकेटिंग अलाउंस भी देंगे। इससे और अच्छा आप चले जाए तो वो आपकी पूरी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर देते हैं। ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं, हाँ वो जी। यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे आपको या गवर्नमेंट की तरफ से? ये डिपेंड करता है आपके स्कॉलरशिप पे। ठीक। अगर आपका स्कॉलरशिप आपने, मैंने बताया था जिस तरह 2 तरह के स्कॉलरशिप है, एक यूनिवर्सिटी बेस्ड है और एक गवर्नमेंट यानी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जी, जो जी, फंडेड आपको कर रही है। ठीक। हाँ जी, अगर गवर्नमेंट फंडेड है तो डेफिनेटली वो लोग करेंगे, अदरवाइज जो यूनिवर्सिटी है वो आपको डेफिनेटली देगी। एक आइडिया देंगे कि कितनी तक स्कॉलरशिप मिल जाती है PhD पे? PhD पर मंथ जो है ना, आपको नॉर्मली 3000 तक स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी देती है 3000। अच्छा, और अगर आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहे हो, यानी क्लासेस भी ले रहे हो, ट्यूटोरियल्स भी ले रहे हो, जिस PhD की, जैसे अगर PhD के वो जो प्रोफेसर हैं उनकी क्लासेस भी होंगी, अगर आप जी, जी। क्लासेस भी रन कर रहे हो, उस पर एडिशनल आपको कुछ पे मिलती है? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह मैं यहाँ पे जब आया, मैंने स्टार्ट की PhD, तो फैज़ान भाई आप भी यहाँ पे हैं तो यू नो दिस कि ऑस्ट्रेलिया इज़ एक्सपेंसिव। जी, जो आना चाह रहे हैं तो दे शुड नो दैट के दे शुड प्रिपेयर। यहाँ पे जो रेंटल है वो वीकली है, मतलब आपको हाउस का रेंट वीकली देना पड़ता है, और आपके सारे एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट जो है वो वीकली रन कर रहे होते हैं। तो मैं आया तो मैंने अपने डेफिनेटली मैंने अपने, क्योंकि मैं पहले जर्मनी रह के आया था, तो मुझे एक कल्चर का आइडिया था जी। कि आप एज अ मास्टर स्टूडेंट होते हैं, इवन तो बैचलर स्टूडेंट भी होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा उनको शो करते हैं कि जी मैं आपके साथ आपको हेल्प आउट करना चाह रहा हूँ, जिससे मतलब मैं आपका एज ए असिस्टेंट, आपको रिसर्च असिस्टेंट या आपको मुख्तलिफ चीज़ों में, लैब में, क्लासेस में, जिस तरह आपने बताया, तो दे लाइक इट। वो देखते हैं अच्छा हाँ यार इसके अंदर पोटेंशियल है। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे आया था 1 जून को, और इसी साल ना? इसी ईयर 2023 में, और मुझे 1 सितंबर से मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी हायर कर लिया फॉर 6 मंथ। और ये इसका प्लस पॉइंट बताऊं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिवर्सिटी के साथ, एज अ जॉब होती है आपकी, यानी कि आपका एक तो स्टूडेंट वाला स्टेटस हो गया, जी, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ यूनिवर्सिटी के साथ, जो मैं शो कर सकता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है जी। 6 मंथ्स का, और मुझे यूनिवर्सिटी एज अ सैलरी पे करती है इसकी। बेहतरीन, माशाल्लाह। ठीक है। असल में मुझे ये बताएगा कि मगरिब की नमाज के बाद आपके दोस्त का फोन आया, उस दिन से लेके 1 जून को आप यहाँ आए, हाँ जी। क्या टाइम लगा, कितना अर्सा था? तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर। अच्छा, आपने कहा दिसंबर में आपकी COE वगैरह आ गई थी, फिर आपने वीजा खुद से अप्लाई किया या किसी एजेंट के पास गए? नहीं, ये मैंने सारा प्रोसीजर खुद किया, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत फॉर्चुनेट था, मेरे एक क्लास फेलो हैं, लकीली मुझे जब मेरा एडमिशन हुआ, मुझे पता चला वो भी इसी यूनिवर्सिटी में है, तो मैंने उनसे रब्ता किया एंड ही गाइडेड मी अ लॉट, और उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज़ नो नीड, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। क्योंकि जब हमने जर्मनी मैंने अप्लाई किया तब भी मैंने खुद किया था थ्रू आउट, तो इट्स बेसिकली डिफ़िकल्ट भी नहीं होता। और आप बिलीव मी, जब आप खुद चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं ना,
आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद परेशानी नहीं होती, क्योंकि इन लोगों का सिस्टम ऐसा है कि ये बिलीव करते हैं कि आप हर चीज़ को खुद करें। जी ठीक है, यहाँ पे आपने देखा इवन दो ना आप मेंटेनेंस महंगी है, ह्यूमन रिसोर्स ओवरऑल क्यों महंगी है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हर बंदा खुद काम करता है। तो मैंने खुद किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका प्रोसीजर भी पता चला, कुछ गलतियां भी की, कुछ मुझे बैड एक्सपीरियंस भी हुआ। और इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना भूल जाए तो उनकी तरफ से ईमेल आता है, नोटिफिकेशन आता है कि हमें और फर्दर डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा कि आपने अपना जो वीज़ा अप्लाई किया सिर्फ आपका खुद का किया, साथ साथ फैमिली का भी किया? हाँ जी। अच्छा, इसमें ये था कि जब मैंने यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे तकरीबन 6-7 स्टूडेंट मेरे साथ ही आए, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर पीएचडी के 1 ईयर के गैप पे। तो उन्होंने मैक्सिमम ने तकरीबन मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सब ने ही अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई नहीं किया, बिकॉज दे वर अफ्रेड कि शायद उन्होंने सुना था कि अगर हम फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे तो हमारे वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। बट जो मैंने बताया कि मतलब मैंने जब अप्लाई किया तो मेरे लिए था कि यार मेरे लिए मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता था कि मेरी फैमिली है और उनका वीज़ा साथ ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आप पीएचडी करने आ जाता हूँ और फिर मैं उस प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ तो मैं पीएचडी पे डेफिनेटली कंसंट्रेट नहीं कर सकता, मुझे उनकी फिक्र होगी और डेफिनेटली आई विल बी इन स्ट्रेस। सो मैंने साथ अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि तकरीबन मुझे 1.5 मंथ के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सबका, बच्चे हैं मेरे, वाइफ है, उन सबका वीज़ा हो गया। तो ये तो नेक्स्ट सेशन मेरा ये था कि मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछूं कि किस तरह आप पाकिस्तान से रिलोकेट वगैरह हुए। अब मुझे बताइएगा कि क्या इंसेंटिव्स मिले आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से? एक तो रिलोकेशन कॉस्ट होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, हाँ जी, आपको स्कॉलरशिप भी मिली, और क्या क्या इंसेंटिव्स है टोटल बताइएगा। अच्छा, इसमें एक तो फीस थी हमारी वो तो बेसिक आपको बताया मैंने जी। फीस का उन्होंने दिया हमें टोटली फ्री। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली की हेल्थ कवर था। अच्छा। ओवरऑल ये जो ओवर हेल्थ कवर होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये उन्होंने मेरी पूरी फैमिली का कवर किया 4 इयर्स का कंप्लीट। आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग। और इसके अलावा रीलोकेटिंग अलाउंस था जिसके अंदर टिकट्स भी इन्वॉल्व थी। और आप जब इनिशियली आते हैं तो उनको पता है कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्होंने वो मुझे दिया। उसके अलावा नाउ इन सेकंड फेज इन्होंने एक और चीज़ ऐड की है, मुझे 2 टाइम्स दिया रीलोकेटिंग अलाउंस। एक अब स्टार्ट में दिया था और अब मुझे 6 मंथ्स होने वाले हैं, मुझे वो दोबारा से देंगे। 2 टाइम्स वो दे रहे हैं और टिकट्स का और मतलब स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह, तो मतलब एवरीथिंग इज फाइन। तो आपकी फैमिली इंशाल्लाह सून आपको ज्वाइन करेगी? हाँ जी इंशाल्लाह। और आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं? स्कूल गोइंग। अच्छा, एक और सवाल ये होता है कि जो यूजुअली जो स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं, हाँ उनके बच्चों की जो स्कूल फी होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। हाँ जी। तो आप मुझे बताइएगा, ये स्कूल फी भी आपकी यूनिवर्सिटी कवर करेगी? नहीं, यूनिवर्सिटी कवर नहीं करेगी, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने स्पेशली आई थिंक सो वाशिंगटन, ये WA जो है वाशिंगटन, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इनका बेसिकली बड़ा अच्छा इन्होंने किया हुआ है कि आप जो PhD करने आते हैं, और आई थिंक सो ये अदर स्टेट में भी ऐसा ही है, तो हमारे वही तकरीबन रूल्स लॉज अप्लाई होते हैं जो एक PR या यहाँ के नेशनल को होते हैं। तो मेरे जब जो बच्चे हैं जब पढ़ेंगे स्कूल में, तो देयर विल बी नो फी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी, ये एक नेशनल लेवल पे, और मतलब वी डोंट नीड टू पे एनीथिंग। जो आजकल हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, रेंटल क्राइसिस चल रहे हैं, आपको एकोमोडेशन किस तरह मिली? आपका अच्छा, जब आप नए आए जून में, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े वो बताएं। चैलेंज पहला तो यही था, सबसे बड़ा चैलेंज मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपेंस भी इसी चीज़ का है और सबसे बड़ा चैलेंज भी जो है ना वो हाउसिंग का ही है जी, रेजिडेंस का, अकोमोडेशन का है। और जब मैं यहाँ पे स्टार्ट में आया तो मतलब मैं आपको यही कहूँगा कि इस पे फ्यूचर भी आगे भी बात करेंगे। आप जब पाकिस्तान में होते हैं या आपकी थ्रू आउट जो कैरियर होता है उसमें आपके रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी बेसिकली जो आपकी लाइफ होती है, आपने जो खुद लोगों के साथ किया होता है वो आपको एट द टाइम, कभी आप इस हैंड पे होते हैं, अपर हैंड में होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा भी आता है आपको हेल्प चाहिए होती है। और मैं बड़ा लकी था, जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे 1-2 और क्लास फेलोज हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स इन वॉल्डे कंपनी, इन रियो टिंटो, दे आर केमिकल इंजीनियर्स, और मैं उनके पास, मुझे वो पिक करने भी आए। और मैं तकरीबन 1.5 मंथ उनके पास रहा, उन्होंने मुझे एक सेपरेट रूम दिया, मुझे बड़ा गाइड किया। और सेकेंडली मैं चाह रहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी के करीब रेजिडेंस मिले। और मैं आपको ये बताता जाऊं कि ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे ये नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स ये बड़े मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये लोग रेफरेंस को बहुत मानते हैं कि ये दे थिंक कि भाई किसी की गारंटी होनी चाहिए कोई ना।
तो जब मैं हाउस मैंने ये मार्केट प्लेस में भी ट्राई किया, डोमेन में भी ट्राई किया, फिर मुझे कुछ नज़र भी आया वहाँ पे, और फिर वहाँ से ही मैंने हेल्प लेके डोमेन से, तो मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी के करीब ही रेजिडेंस मिल गई। ठीक, बेहतरीन। आपकी यूनिवर्सिटी है ECU, एडिट कॉमन यूनिवर्सिटी। अच्छा, थोड़ा आप आपकी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे और इसका क्या फ्यूचर स्कोप है WA की मार्केट को देखते हुए, जरा वो बताइएगा। अच्छा फैज़ान भी, आपको पता है कि WA में ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो माइनिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, और इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो लिथियम बेसिकली, ठीक है, और मिनरल्स हैं इनके। तो जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो आप बेसिकली जो इंजीनियरिंग है उस पे बात करें, तो इंजीनियरिंग की फर्दर बात करें तो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, इन्वायरमेंटल आ जाती है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आ जाती है, माइनिंग इंजीनियरिंग आ जाती है। ये सारी जो है ना बेसिकली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ केमिकल ही आ जाती है, ठीक है। तो मैं क्योंकि केमिकल में कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग में स्पेशली कुछ इंजीनियरिंग है इसमें आप PhD करते हैं या फर्दर स्टडीज़ करते हैं तो इट्स अ बेनिफिशियल फॉर योर जॉब, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे PhD को बहुत वैल्यू दी जाती है, R&Ds होते हैं, मुख्तलिफ एकेडेमिया इंडस्ट्रियल लिंकेज बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इसमें दो चीज़ें हैं, आप इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वन थिंग इज़ दैट कि आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें, उसमें आपको एज अ फीफो जॉब करनी पड़ती है, आपने फ्लाई इन फ्लाई आउट, आप 15 डेज आपने जाना है वहाँ, आपने साइट पे रहना है, और 15 डेज आपने यहाँ पे आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप PhD करके भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ, मैंने यहाँ पे तो पाकिस्तानी भी हैं, एशियंस जो काफ़ी लोग हैं PhD करके, ईरान के बहुत लोग हैं, ठीक है, उन्होंने PhD की, यहाँ पे जॉब करें, नाउ दे आर सो हैप्पी, दे आर अर्निंग गुड, आई थिंक सो अमाउंट एज वेल। अच्छा, आपने ECU ही क्यों चूज करी? आपके पास कर्टिन भी थी, मोरडॉक भी थी, UW भी थी, एडमिशन यही मिला? हाँ, ये सच तो ये यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने आपको बताया कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था क्योंकि मैं वहाँ पे फैकल्टी मेंबर था और हमने वो ग्रैब करनी होती है जर्नी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मैं वो सवाल करना भूल गया, आपने कहा था आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से स्टडी लीव मिली थी, वो स्टडी लीव कितने महीनों की होती है? स्टडी लीव जो होती है तकरीबन 4 years की होती है। अच्छा, पेड होती है वो? ये इसमें दो है, इसमें ना पेड, अगर आपके ना, हमारी हर यूनिवर्सिटी का अपना रूल होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, हमारा रूल था कि 25% जो फैकल्टी है ना ओवरऑल फैकल्टी में से वो जा सकती है और उसको विद पे मिलेगी छुट्टी, और सीनियरिटी बेस होता है। मुझे अब तकरीबन 8 years हो जाएंगे अप्रैल के अंदर, अब मुझे 7.5 years से ज़्यादा हो गया, और अब मैं सीनियरिटी में आ चुका था। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे विद पे, यानी कि मुझे वो पे भी कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी भी मिल रही है और मेरा एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है। चलिए वापस आते हैं ECU पे। आपकी PhD पोजीशन की आपकी जॉब चल रही है, आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं। जी। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है? आप यहाँ कोई स्टूडेंट चैप्टर्स, कोई इंडस्ट्री नेटवर्किंग, इस तरह के कोई चैप्टर्स, कोई गिल्ड, इसमें भी इन्वॉल्व है? हाँ फैज़ान भाई, जब मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में था तब भी मैं थ्रू आउट जो है ना टीचिंग तो मैं कर रहा था, उसके साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी चीज़ें थी मैं उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। मैं आने से पहले स्टूडेंट हमारा जो सोसाइटी थी डिपार्टमेंटल, मैं उसका भी कोऑर्डिनेटर था, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी मैं रहा थ्रू आउट, और इसके अलावा जो है ना मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मेरा था। तो यहाँ पे मैं आया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे एक गिल्ड, ECU गिल्ड है, और ये हर यूनिवर्सिटी में, इट्स नॉट अबाउट के ये एडित कुमार यूनिवर्सिटी की गिल्ड है, गिल्ड एक स्टूडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो UW में भी है, कर्टन में भी है, हर यूनिवर्सिटी में इनका एक सेपरेट बेसिकली फंडिंग होती है। और ये पर्पस क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना खुद स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करें, कुछ ऐसा करें जो आपको लगता हो कि आपके प्रोफेशनल स्किल्स या आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को या आपकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक जो है ना क्या कहते हैं करेक्टर को, बेसिकली पर्सनल करेक्टर को डेवलप कर रहा हूँ। तो मुझे मौका मिला, तो मैंने इलेक्शन रिसेंटली हुए हैं इसी गिल्ड के। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि मतलब एक सीट थी पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिसर, जिसमें मतलब जितने भी हायर डिग्री बाय रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं वो आपको वोट करते हैं। तो आई एम वेरी लकी कि मैं अभी मुझे 4 months ही हुए थे, आई कम्पीट द इलेक्शन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वोन दैट इलेक्शन, और मैं अब यहाँ पे 1 year के लिए नेक्स्ट जो 2024 है उसमें एज अ पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिसर जो है ना वो गिल्ड में भी काम कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है स्पेशली पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको चाहिए कि वो इस तरह की जो बॉडीज हैं, सोसाइटीज हैं, उनको ज्वाइन करें, एक तो नेटवर्किंग के हवाले से, बिल्कुल,
और आपकी नज़र में ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने देखा है कि वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करते। हाँ। अच्छा, इसमें यह है कि आप जब आप प्रोफेशनल हो गए हैं ना, जब आपने बैचलर्स कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, या कोई भी एजुकेशन ऐसी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं, अब आप एक तो छोटे बच्चे नहीं रहे जी। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को पॉलिश करें। आपको अगर कोई कहता है कि जी हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, गो टू डाइस, तो यू नो कि मुझे कैसे बात करनी है, कौन सी बात को अवॉइड करना है, और किसी प्रोफेशनल के साथ कैसे नेटवर्किंग करनी है, कैसे बात करनी है। और ये चीज़ें कब आएंगी? जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जी। और अपॉर्चुनिटी आपने खुद ग्रैब करनी है। अब जितनी सोसाइटीज़ होती हैं, चाहे वो गिल्ड की तरफ से हो, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हो, ठीक है, वो बेसिकली आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं आपकी फ्यूचर गोल्स के लिए। अगर आप एक्टिव हैं, एक तो जब आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, तो लेकिन काफ़ी लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इवन तो मैं आपको ये कहूँगा कि लिंक्डइन क्या है, बेसिकली वो यही है कि प्रोफेशनली आप बता रहे हैं कि जी मैं फेसबुक पे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हंसी मजाक कर रहा हूँ, बट प्रोफेशनली आई एम वेरी प्रोफेशनल, और वहाँ पे मैंने यही एक्टिविटीज़ की हैं, मैंने ये कोर्सेज की हैं, ये लोगों से मिला हूँ। तो बेसिकली दैट मैटर्स। और मेरे ख्याल में जॉब लेने में आपका 90% जो है ना, डिग्री तो सबके पास आ जाती है। उसके बाद क्या है, वो देखते हैं यार इसके अंदर मैं आपको सॉरी इसी के अंदर एक एडिशन कर लूँ। मैंने रिसेंटली एक नेटवर्किंग सेशन लिया जिसमें एकेडेमिया और इंडस्ट्रियल के बंदे थे। हमारे सुपरवाइजर ने ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने सवाल किया इंडस्ट्री के बंदे से कि आप पहली चीज़ क्या देखते हैं किसी भी कैंडिडेट के अंदर, आप उसको सिलेक्ट करते हो जी। आप हैरान होंगे, उसने ये नहीं कहा कि उसके नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए, उसकी डिग्री यहाँ से होनी चाहिए, या ये कैलिबर होना चाहिए। उसने कहा पहली चीज़ हम देखते हैं कि उस बंदे के अंदर टीम वर्किंग स्किल होना ये चाहिए। बोलना था कि टीम प्लेयर या कम्युनिकेशन दोनों से कोई एक और वो कैसे आता है, ये जो आप बेसिकली ये जो अगर आपके अंदर स्किल सोसाइटीज के अंदर होते हैं तो वो यही चीज़ सिखाता है। एग्जैक्टली। यहाँ मैं एग्जांपल लूंगा, जब मैं मास्टर्स कर रहा था कर्टिन में, तो हमारी एक सोसाइटी थी, सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स। वो मैंने ज्वाइन करी, वहाँ मैं एज अ इवेंट्स कोऑर्डिनेटर काम करता था। और ऑफ कोर्स यही सिखाता है कि आप एज अ टीम किस तरह इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को नेटवर्किंग इवेंट्स में बुलाएंगे। तो मैं बाकायदा एक कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करता था, उनसे तो साल में हम आपके साथ 3 इवेंट्स करेंगे, आप मुझे बता दें कि आपकी तरफ से कौन कौन आएगा वो प्रेजेंटेशन देने के लिए। हाँ। तो ये एक्सपोजर मिला मुझे उसके साथ एसोसिएट में। अच्छा चले, कुछ सवाल रह गए। असद भाई ये बताएं, पीएचडी के बाद क्या करेंगे, या रुकेंगे या वापस जाएंगे? जब मैं शुरू में आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे था कि यार वापस जाना है लाजमी, बट अब मैं क्योंकि डेफिनेटली मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, जो मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे मेरिट को जो रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर आप काम करते हैं और अगर आप जॉब करते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने लोगों को खुश करना है जी। यू नीड टू डू जॉब फ्रॉम 9 to 4, ठीक है। मैं कहूँगा इसको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आप वर्क करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं जी गिव टाइम टू योर फैमिली। आप 4 बजे के बाद अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दें, ठीक है। तो जो आपके लिए बेसिकली आपकी वर्क के यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो नाउ डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट के लेट्स सी, आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर। अच्छा, यहाँ फिर लास्ट ये कि कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइस आप फ्यूचर स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे आपकी एक्सपीरियंस की बेस पे? हर एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, आप अपने पर्सपेक्टिव को रखते हुए क्या सजेशंस, क्या एडवाइस करेंगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को और करंट स्टूडेंट्स को जो अभी रिसेंटली आए हैं? जी जी, अब मैं इस क्वेश्चन में बेसिकली पीएचडी को मैं ज़्यादा आप पीएचडी को लेके करें। PhD। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, हर पाकिस्तान में मुझे यहाँ पे आने के बाद काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने भी कांटेक्ट किया कि यार मुझे पीएचडी करनी है, कैसे पीएचडी होगी। और कई ऐसे मेरे क्लास फेलोज थे बैचलर्स के जो अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशंस पे भी हैं। अनफॉर्चुनेटली दे थिंक कि अब जब आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप बेसिकली रिसर्च से साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको पास रिसर्च पेपर्स पे आप काम नहीं करते आप। और जो पीएचडी है बेसिकली ये एक एकेडमिक्स की साइड है, रिसर्च साइड है। और यहाँ पे आपके मैंने से पता लास्ट 5 ईयर रिसर्च पेपर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडस्ट्री में अगर आप क्लियर है मैंने पीएचडी करनी है, तो फिर तो आप पेपर्स और इन चीज़ों में इन रहे। एक तो मैं ये सजेशन दूंगा। दूसरा ये है कि अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप एकेडमिक्स में पाकिस्तान में भी, तो मुझे पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, हमारे रिसर्च पेपर्स नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इतने जो करके आ चुके हैं वो भी इतना हेल्प आउट नहीं करते कि आपके पेपर पब्लिश हो जाएँ, आपको सिखा दें कि आपको एक तरह की आपकी प्रोफाइल बन जाए। तो आई कैन से दैट फ्रॉम इफ़ यू आर रियली वांट टू डू
PhD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, एनीवेयर, आई कैन से दैट आप एटलीस्ट आप डे वन जब आप एकेडमिक्स को ज्वाइन करते हैं तो बी क्लियर कि आपने रिसर्च पेपर पे काम करना है, आपने उसको सीखना है, पब्लिश करने हैं, और कम से कम 4 to 5 पेपर आपके रिसर्च पेपर्स होने चाहिए आपके अपने, जिसकी वजह से आपको एक तरफ अगर कंसेंट मिल गया, एक्सेप्टेंस मिल गई प्रोफेसर से, तो आई थिंक सो नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी. सो आई कैन से दैट बी फोकस फ्रॉम डे वन. इट्स नॉट अ 1 year जर्नी, इट्स आई कैन से लॉन्ग जर्नी. एक बंदे के जब यहाँ पे आता है तो उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ा फोकस होता है. फोकस रहे, चीज़ें हो जाएंगी. शॉर्ट, देयर इज नो एनी शॉर्ट वे, आई कैन से दैट. थैंक यू सो मच असद भाई आपके टाइम का. नो प्रॉब्लम. हाईली अप्रिशिएटेड. आपने एक वीक के नोटिस पे ही नहीं इसको ऑर्गेनाइज किया, स्केड्यूल किया इस पॉडकास्ट को. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको पसंद आएगा. और असद भाई की डिटेल्स भी मैं शेयर कर दूंगा. अगर आपको PhD से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप असद भाई से पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.